Hi everyone, welcome to the Inquest IS. Very good evening to all of you guys. I hope I am audible properly to you. This is a very new series जहाँ पे हम लोग पॉलिटी को माइंड मैप्स की हेल्प से ही लर्न करने वाले हैं. ये सीरीज़ अपकमिंग ईयर 22 के प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी. अगर आप 1 से 2 बार पॉलिटी पढ़ चुके हो तो आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि यहाँ पे जितना भी हाईलाइटेड पॉइंट है वो मैं पॉलिटी में आप लोगों को कवर कराऊंगी. हर एक चैप्टर, द इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो होंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर कराऊंगी, जो कि बहुत ही स्पीडी वे में आपको पूरी इंडियन पॉलिटी याद हो जाएगी और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उन पर प्रकाश डाल पाओगे. ठीक है, अपनी नज़र स्पेशली रख पाओगे. ये सीरीज़ है फुल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, लेकिन ये और भी अच्छी हो जाएगी अगर आप लोगों का हमें सपोर्ट मिलता रहे यूजिंग द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ. आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आप जैसे और भी बहुत से इस सीरीज़ को देख सकें. स्टार्ट करते हैं. और पहला चैप्टर इंडियन पॉलिटी में है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. किसी भी चीज़ को जानने से पहले अगर आप थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री जान लेते हो तो उस चीज़ को समझने में आसानी हो जाती है. ठीक है, तो पॉलिटी भी हम देखते हैं कि कैसे स्टार्ट हुई, कैसे सब कुछ है, तो वो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करें कि 1600 के दौरान ब्रिटिशर्स इंडिया में आए. यहाँ पे जब उन्होंने आए और शुरुआत की तो उन्होंने ट्रेड से शुरुआत करी, व्यापार से शुरुआत करी. और व्यापार करते करते उन्होंने 1600 में एक कंपनी भी यहाँ पर बना ली जिसका नाम रख दिया ईस्ट इंडिया कंपनी. क्या नाम रख दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी. ये एक चार्टर के तहत कंपनी बनाई गई थी और ये चार्टर जो है वो दिया गया था क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा. ठीक है, लेकिन इस कंपनी ने धीरे धीरे अपने पैर पसार लिए और ना ही सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स इसके पास रहे बल्कि और दूसरे राइट भी इसके पास आने लगे. जैसे कि 1765 में अगर हम बात करें तो कंपनी के पास दीवानी राइट आ गए. दीवानी राइट 3 राज्यों पर आए, 3 प्रोविंसेस पर आए. वो कौन सी प्रोविंसेस थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा. और दीवानी राइट से मतलब क्या है कि इन तीनों जगह के, इन तीनों प्रोविंसेस के जितना भी रेवेन्यू आएगा, जितना भी सिविल जस्टिस होगा, उसके अधिकार किसके पास आ गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए थे. दैट वाज द राइट हैव बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, अब हम पूरी पॉलिटी को 2 हिस्सों में बांटने वाले हैं. एक हिस्सा था कंपनी रूल और दूसरा हिस्सा था क्राउन रूल. कंपनी रूल मेनली चला है जब कंपनी ने अपने यहाँ पे एक्ट बनाए और उसके तहत कुछ ऑफिसर्स बनाए और कुछ काम किए. वो हिस्सा क्या है जहाँ पे कंपनी का रूल चला? दैट वाज द टाइम पीरियड 1773 फ्रॉम टू द 1857. ठीक है, इसके बाद सिपोई म्यूटिनी होती है और उस सिपोई म्यूटिनी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रोल है, जो एंड है, वो यहाँ पे हो जाता है. ठीक है, और फिर ब्रिटिशर थोड़े बहुत घबरा जाते हैं और उन्होंने कंपनी को तो कर दिया खत्म, लेकिन अब वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कर रहे थे और उसको नाम दे दिया गया क्राउन रूल. और ये टाइम कब से कब तक चला? 1858 से लेके 1947 तक ये समय जो है वो चला. तो इसको बहुत अलग अलग करते हैं. इस पूरे चैप्टर में ये सारे एक्ट अपन को पढ़ने हैं और जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट होंगी वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे. तो पहले बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत. ये जो एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है. कंपनी रूल के तहत पहला एक्ट बनाया गया. यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कंट्रोल दे दिया EIC को. EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी आ गए. इनके पास सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया और जितना भी कमेटी बनाई गई वो लॉर्ड नॉर्थ की रिपोर्ट पर बनाई गई. 1773 में और भी चीज़ें हुई, जैसे कि जो बंगाल एक प्रोविंस लेवल पर गवर्नर हुआ करते थे वो अब गवर्नर जनरल हो गए. ये नाम ही चेंज कर दिया गया. और इन्हीं की हेल्प के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई और जिसके अंदर 4 मेंबर थे जो कि इनको सपोर्ट किया करते थे, इनके सलाह मशवराकार हुआ करते थे. ठीक है, तो मैंने बताया जैसे कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया गया. एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी जिसमें से 4 मेंबर उनको असिस्ट करते थे. बंगाल सुप्रीम हो गया और इसी प्रोविंस के तहत 2 और प्रोविंस आ गई. एक तो आ गई बॉम्बे और एक आ गई मद्रास. तो सीधी सी बात है, इनके तो गवर्नर इन्हीं के तहत ही आ गए. ठीक है कि नहीं? इसी दौरान
कैलकाटा के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया गया ताकि भाई सिविल जस्टिस हो सके। 1773 एक्ट के तहत बना, बट बना कब? 1774 में। कितने जजेस थे? एक सिविल जज चीफ जस्टिस थे और बाकी के 3 नॉर्मल जज उसके अंदर शुरुआत में थे। याद रखना, EIC में काम करने वाले जो बंदे थे, एम्प्लॉयज़ थे, उनको ये चीज़ मना थी, प्रोहिबिट थी कि कोई भी वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते और किसी भी से भी ब्राइब या रिश्वत वो नहीं ले सकते। ठीक है। EIC के पास पूरे अधिकार थे रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री के इंडिया के अंदर, और उसके लिए एक बॉडी बना दी गई जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। लेकिन क्योंकि पहला एक्ट था और बहुत सारी त्रुटियां यहाँ पे हुई, और उन्हीं चीज़ों को सुधारने के लिए एक और एक्ट लेकर आया गया जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1773 से एक एक्ट चला 1781 तक, और 1781 के अंदर एक एक्ट लेकर आया गया जिसको हम लोगों ने नाम दिया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। लेकिन उसके बाद एक दूसरा एक्ट आता है जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि कब आया? 1784 में। ठीक है, तो अभी हम लोग 1784 के बारे में बात करेंगे। मेन चीज़ यहाँ पे क्या होती है कि रेगुलेटिंग एक्ट के जितने भी डिफेक्ट थे ना, जो भी उसकी ड्रॉबैक थे, उसको यहाँ पे इसकी एडवांटेज बना दिया था, मतलब उन चीज़ों में सुधार कर लिया था। सीधी सी बात है। ये नया एक्ट यहाँ पर लेकर आया गया 2 कारणों से कि भाई एक तो कंपनी की जो टेरिटरीज है ना, अब वो ब्रिटिश के अधिकार में आ गई थी। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल आ गया था कंपनी के अफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है काफ़ी ज़्यादा। जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया था। ठीक है, कमर्शियल और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे कंपनी के, उनको अलग कर दिया गया था। जितने भी कमर्शियल फंक्शंस होते थे उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालता था। एक मिनट गाइस, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनके लिए कौन बनाया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कमर्शियल फंक्शंस के लिए। और एक नई बॉडी बना दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से, जो कि सारे पॉलिटिकल फंक्शंस को संभालते थे, यानी कि 2 सरकारें हो गई। इसीलिए इसे आप लोग कहोगे कि डबल गवर्नमेंट सिस्टम भी इस समय पर देखने को आपको मिला। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर फिलहाल के लिए हुई होंगी। पिट्स इंडिया एक्ट पॉलिटिकल कमर्शियल अलग हो गई, डबल गवर्नमेंट बनी, एज आई टोल्ड यू। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास सारे जो भी सिविल मिलिट्री अधिकार थे वो सुपरवाइज करने के राइट्स उनके पास आ गए। और इम्पॉर्टेंस क्या था? एक तो ब्रिटिश का अधिकार बढ़ने लग गया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास सुप्रीम कंट्रोल जो है वो आने लग गया था, जिससे कि उनकी चादर और भी बड़ी होती जा रही थी। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ यस सो गिव मी अ थम्स अप गाइस। इसके बाद एक एक्ट आता है, जितने भी एक्ट आते हैं अब आप उसको चार्टर से रिकॉग्नाइज करोगे, चार्टर एक्ट के नाम से। और पहला एक्ट आता है 1813। इसके दौरान EIC की जो मोनोपोली है ना, EIC ने अपने ट्रेड में बहुत सारे प्रोडक्ट पे मोनोपोली की हुई थी। बट इसी दौरान नेपोलियनिक वॉर होती है, जिसके प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया कि भाई तुम EIC जो मोनोपोली एंजॉय कर रहे हो उस चीज़ को एंड कर दो, जो कि हो भी गई। ठीक है, तो यहाँ पे कामयाबी मिल जाती है। चार्टर एक्ट 1813 के अंदर कंपनी के रूल को और 20 सालों तक एक्सटेंड कर दिया गया। पहली चीज़, चाइना के साथ जो हम ट्रेड करते थे और टी और ओपियम में जो हम लोग ट्रेड करते थे, कंपनी के पास इन चीज़ों में मोनोपोली थी अभी भी, बाकियों में हट गई थी, बाकी प्रोडक्ट में हट गई थी। टी और ओपियम में अभी भी थी, जो कि हम लोग चाइना से ट्रेड करते थे। ब्रिटिश मर्चेंट अलाउ करते थे टू ट्रेड इन इंडिया एक स्ट्रिक्ट लाइसेंस के तहत, जो कि चार्टर एक्ट के तहत एक लाइसेंस सिस्टम होता था और उसी के तहत ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे इंडियन लिटरेचर या साइंस को प्रमोट वगैरह करने के लिए भी फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड की गई थी। लोकल गवर्नमेंट वर एम्पावर्ड टू टैक्स पीपल सब्जेक्ट टू द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो दे हैव टू बी टैक्स। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ अपने सामने आती है भाई चार्टर एक्ट ऑफ 1833। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है।
यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बन रहे थे, अच्छा मैं एक चीज़ भूल गई बताना, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, अच्छा आप ही लोग बता दीजिए हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत बंगाल का जो नाम है वो इंडिया में बदल गया, यानी कि एक प्रोविंस से सिस्टम इंडिया लेवल या नेशनल लेवल पे शिफ्ट हो गया। और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, ही वॉज द विलियम बेंटिक। हु वॉज ही? इट वॉज द विलियम बेंटिक। ठीक है, अब इन्हीं के अगुवाई में ही जो भी होगा सब इनकी के तहत होगा। तो पहली चीज़ वही है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए बंगाल वाले, और कंपनी के पास प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन समझते हो ना, कि कंपनी यहाँ पे रूल करने लग गई, राइट। चलो, जीजीआई के पास यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पावर्स को बढ़ा दिया गया। 4th मेंबर बाय इन्विटेशन फॉर्मेशन ऑफ आगरा प्रेसिडेंसी। मोनोपोली चली गई। एआईसी अब पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है। पहला लॉ कमीशन इस समय पे बनाया गया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई गई, सिविल सर्विस का नाम। सिविल सर्विस की भाई हम लोग ओपन कंपटीशन कराएंगे, जो कि आज के टाइम पे चलता है। वो नाम आया ज़रूर बट चला नहीं, जिसकी वजह से उस समय पे ओपन कंपटीशन नहीं हो पाया, और जो भी सिविल सर्वेंट थे वो ओपनली चूज़ नहीं हो पाए। मतलब इंट्रोड्यूस इस समय पे ज़रूर किया गया था, वो मेरा कहना है। फाइन। इसके बाद सेंट्रलाइजेशन, मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी लेजिस्लेटिव पावर ये जो है बंगाल के तहत आने लग गई। चार्टर एक्ट 1833 में बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज हो गया। विलियम बेंटिक पहले बने हैं। ट्रेड एंड हो गया है यहाँ पे, जो मोनोपोली थी। बॉम्बे और मद्रास के पास कोई पावर्स खास इनके पास नहीं रही, वो सिर्फ काउंसिल को सजेस्ट कर सकते थे। इंडिया एज अ ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था इस समय पे। ठीक है, लॉ कमीशन जैसे मैंने बोला कि पहला लॉ कमीशन यहाँ पे बन चुका है। सर्विस एंड जॉब अंडर कंपनी ओपन की गई थी ऑल इंडियंस के लिए, एंड और भी स्लेव्स की भी कंडीशंस को सुधारा गया था। फाइन। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने अटेम्प्ट किया था एक ओपन कंपटीशन सिविल सर्वेंट के लिए, ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया था, और ये भी कहा था कि इंडियंस जो होंगे वो भी इस चीज़ के लिए अलाउड रहेंगे कि वो भी कोई भी प्लेस होल्ड कर सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन और उन सब के तहत एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सकता है। लेकिन इसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अपोजिशन की वजह से, उनके विरोध की वजह से इस चीज़ को नेगेट कर दिया गया। तो मैंने वही बोला आपको, इंट्रोड्यूस किया गया बट चला नहीं। ठीक है, चलो। इसके बाद ये कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, वही चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो चीज़ें अपने सामने आती है 1833 के बाद जो नेक्स्ट एक्ट है वो आता है भाई 1853 वाला। फाइन। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अनलिमिटेड टाइम। 1853 क्यों आया सीधा? 1833 से 20 साल एक्सटेंड हुआ तभी तो 53 आया। समझ रहे हो वो वाली चीज़? ऐड कर दो आप इसमें, राइट, वो वाली चीज़। अब पहला इंडियन सिविल सर्विस इस दौरान बना दिए गए हैं। पहली बार पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी बनी है। चलो पढ़ लेते हैं। इस दौरान लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। जैसे कि आज की प्रेजेंट पार्लियामेंट में भी तो है ना कि लेजिस्लेचर अलग है और एग्जीक्यूटिव के फंक्शन अलग है, मतलब सरकार अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, वैसे ही अलग कर दिया गया। इसको आप लोग मिनी पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हो, राइट। ओपन कंपटीशन हर एक के लिए आ गया। सिविल सर्वेंट को चूज करने का ओपन कंपटीशन आ गया, जैसे आज के टाइम पे है। कोई भी बंदा आ सकता है, इंडियंस को भी अलाउड थी। इसी दौरान मकाले कमेटी बनाई गई इंडियन सिविल सर्विस के लिए 1854 में। टाइम कोई फिक्स नहीं था, किसी को भी किसी भी समय टर्मिनेट किया जा सकता था, राइट। और भी कुछ चीज़ें आई है, वो हम ग्रेजुअली पढ़ते रहेंगे। रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर फ्रॉम 24 टू 18। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो स्ट्रेंथ थी उसको 24 से लेकर 18 तक हमने उसको कमी कर दी थी। एंड भी और भी कंपनी के रूल को एक्सटेंड ज़रूर किया गया था, बट यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं था। पुराने टाइम में 20 ईयर्स फिक्स था, बट यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं था 1853 वाले में। ठीक है, तो 1853 में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग हुए, और इसके साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक नई प्रेसिडेंसी है प्रोविंस बनानी उनके पास अलाउड हो गया। एक नई काउंसिल बनी जिसके अंदर 6 नए मेंबर शामिल हो सकते थे।
सिविल सर्विस अब हर एक के लिए ओपन था, इंडियंस के लिए भी था। लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडिया की जो प्रोविंसेस थी उनके लिए भी थी, जैसे बॉम्बे, आगरा, मद्रास और बंगाल को भी प्रेजेंटेशन मिल गई थी। फाइन। सो 1853 के बाद बी रिमेंबर कंपनी रूल अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 1858 के तहत बहुत से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे मतलब अपना हक जमाने की कोशिश करी या बहुत सी वैसी चीज़ें करी जिसकी वजह से लोग भड़क गए और बहुत सी क्षेत्र में स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर मेरठ और वहाँ पे म्यूटिनी स्टार्ट हो गई एंड दैट वाज द टाइम नॉन एज अ सिपोई म्यूटिनी। ठीक है, इसीलिए विद्रोह हुआ। चला नहीं वो अलग बात है, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं चला, क्योंकि एक तो हमारे बीच एकता नहीं थी, एक सबको पता नहीं था, सोर्स नहीं थे और भी बहुत सी चीज़ें थी, वो आप मॉडर्न में करना। इसीलिए 1858 जो एक्ट बना बहुत जल्दी बन गया। एक तो 1853 के बाद देखो 1858 आ रहा है, 1857 में रिवोल्ट हुआ और उसके बाद 1858 में जो एक्ट आता है उसका नाम रख दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, और इस दौरान कंपनी का रूल खत्म हो जाता है, कंपनी खत्म। और अब ब्रिटिशर्स कहते हैं हम कंपनी के थ्रू नहीं, हम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे क्राउन रूल स्टार्ट हो गया है 1858 से 1947 तक। फाइन। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ेंगे आप, वो जैसे 1861, 92 और 9, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, 1909 भी आएगा, 1919 भी आएगा, 35 और 47 एक्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए पहले 1858 एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। पहली चीज़, कंपनी रूल खत्म, चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल को। अब गवर्नर जनरल नहीं होते थे, अब वाइसराय होते थे, और पहले वाइसराय इंडिया के कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और आखिरी गवर्नर जनरल भी ये थे और पहले वाइसराय भी ये थे। इन्होंने डुअल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया था। डुअल गवर्नमेंट थी ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उनको ख़त्म कर दिया था इस समय पे। यहाँ पे वाइसराय को हेल्प करने के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बना दिया गया, जो कि पॉलिटिकल हेड एक तरीके से रखे होते थे। ठीक है, एक नया ऑफिस जो है वो बना दिया गया। एक अलग से काउंसिल बना दी गई जिसके अंदर 15 मेंबर हुआ करते थे, और यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना वो उसके चेयरमैन होते थे उस काउंसिल के। फाइन। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेटिव जो ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा था, और चार्ल्स वुड वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था पहला? चार्ल्स वुड। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, रहे तो रख लेना वरना स्किप करना। फाइन, तो ये वाली चीज़ थी। तो दिस वॉज द ऑल अपडेट अबाउट इट। और इसके बाद के जो इंडियन काउंसिल एक्ट रह गए हैं हमारे पास 1861, 92 और 1909। ठीक है, ये 3 इंडियन काउंसिल एक्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप कि ये सेशन आप लोगों को अच्छे से कवर हो गया होगा, एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत इसके बारे में है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू हैव टू टेल द हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, आपको मुझे ये बताना है। फाइन। एंड कुछ कारण बताइएगा कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो क्यों नहीं चला, वाई इट वॉज नॉट सक्सेस्ड, वाई। ठीक है, तो उसके कारण कमेंट में आपको बताने हैं। नाउ इट्स योर टर्न गाइज, डू लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर लॉट्स ऑफ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द ओन चैनल दैट इज द इनक्वेस्ट IAS। ये ज़रूर आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। ओके, थैंक यू सो मच।